नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जो एक ही चट्टान को काटते हुए बनाया गया है। मैं बात कर रही हूँ एलोरा मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है वह आज भी रहस्य है। इस मंदिर को एक चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटते हुए बनाया गया है। एक सिंगल चट्टान से इतना सुंदर मंदिर बनाना काफी कठिन कार्य है। इतना सुंदर चित्र उभारे गए हैं दीवारों पर। आप सोचिए, एक सिंगल बड़ी चट्टान को काट काट कर बिना सीमेंट से इतना सुंदर मंदिर बनाना जो आजकल के समय में आधुनिक यंत्रों के साथ भी कठिन है। बनाने वाले ने इतना सुंदर स्ट्रक्चर सोचा कैसे होगा कि एक ऐसा मंदिर बनाना एक चट्टान से, वो भी सिर्फ काट काट कर, बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा। चलो, बना भी दिया, जो लाखों टन पत्थर निकाले होंगे उसका क्या किया होगा। लाखों लाखों टन पत्थर निकला होगा, वह कोई 100 किलोमीटर तक आज तक नहीं मिले। तो उस लाखों टन के पत्थरों का हुआ क्या होगा। सोचिए उस समय का विज्ञान। लोग मानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ग्रीक में पाइथागोरस ने 1570 बीसी में डिस्कवर की थी, किंतु बुद्धिमान द्वारा लिखित बौधायन सुलभ सूत्र जो पाइथागोरस से 1000 साल पहले लिखा गया था, में पाइथागोरस थ्योरम का वर्णन है। इसमें तो उन्होंने थ्योरम का वर्णन किया है। असल में तो प्राचीन भारतीयों को लाखों साल से पता था। वह पहले थे जिन्होंने पाई की वैल्यू 5 डेसिमल तक कैलकुलेट किया था। पाइथागोरस थ्योरम भारत में बनी थी। यह हमारे प्राचीन मंदिरों से ही झलकता है, जिनका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा आधुनिक है, जो पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से ही बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि इस बात का भी प्रमाण है कि पाइथागोरस भारत का ही जाना पड़ा था, जैसे पुस्तकों में। इसके अलावा पाइथागोरस की फिलॉसफी भी है, जो कि भारत से काफ़ी मेल खाती है। पाइथागोरस वेजिटेरियनिज्म यानी मांस का सेवन नहीं करते थे। मेटामेफिसोसिस यानी आत्मा के एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर दर्द करना। फास्टिंग फॉर प्योरिफिकेशन यानी व्रत रखना। चैसिटी यानी ब्रह्मचार्य। बिलीविंग दैट एवरीथिंग हैज सोल मतलब पेड़ पौधों में आत्मा है, में मानते थे। जो ग्रीक छोड़ो, पूरे यूरोप में तो क्या, भारत को छोड़कर कहीं और नहीं माना जाता। इससे यह सिद्ध होता है कि पाइथागोरस भारत से प्रभावित थे। भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में। तो विलियम मैडम ने एक गुरुकुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में। आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी के पास विशाखापट्टनम से थोड़ा दूर एक गुरुकुल है, उसका नाम गांव का मैं भूल रहा हूं। तो वो गुरुकुल है, उसने क्या योगदान दिया है। तो वो कहता है विलियम मैडम कि ये जो गुरुकुल है ये बहुत पुराना है और उसके दस्तावेज पुराने हैं। 12वीं शताब्दी का वो गुरुकुल है और वो गुरुकुल है सिविल इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग का। तो कहता है इसका योगदान क्या है। तो विलियम मैडम कहता है कि इस गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्यों ने मिलकर कावेरी नदी पर एक डैम बनाया है, बांध बनाया है, जो दुनिया का सबसे पहला बांध है। का सबसे पहला बांध भारत में बना है। फिर जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको खोजते खोजते मैं पहुंच गया एक दिन और अपनी आंखों से देख के आया कि वो डैम अभी तक जीवित है। उस डैम पर तेलुगु भाषा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीख है सन 1238 में वो बना है। आज से लगभग 800-850 साल पुराना है। और वो डैम की विशेषता क्या है, पत्थर और चूने से बना है। और आप जानते हैं दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी। कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है, साल के 12 महीने पानी रहता है उसमें और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाव भी उसका सबसे तेज है। तो कावेरी नदी पर जहां सबसे तेज गति से पानी बहता है, उस नदी पर बांध बना दिया। बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है। 1.5 किलोमीटर लंबा बांध है। और बांध बनाया कैसा है, ऐसा है जैसे जेड होता है ना, जेड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जेड शेप में पूरा बांध है। तो वो वर्णन कर रहा है विलियम मैडम कि ये गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्यों ने बनाया है। इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि ये जेड शेप में है। जेड शेप में क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया, एक रेखीय रेखा में क्यों नहीं बना दिया। तो कहता है इसका जवाब मुझे नहीं मालूम क्यों बनाया। बहुत दिन मैं भी सोचता रहा कि ऐसा क्यों है। अब मेरे समझ में आया थोड़े दिन पहले कि ये जब सीधी रेखा में आप कोई दीवार बनाए और पानी बहुत तेज गति से आए तो दबाव इतना ज्यादा है कि बहुत जल्दी वो टूट जाएगा।
लेकिन अगर आप उसी सीधी रेखा की दीवार को ऐसे ऐसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डैम कभी भी नहीं टूटेगा। अब समझ में आया कि वो 850 साल से कैसे जिंदा है। तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विशाखापट्टनम के नजदीक कभी चला करता था। मैं जब गया इसको देखने के बाद हैदराबाद लौटा तो उनकी जो आर्काइव्स है उसमें गया, तो आर्काइव्स में उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए और गजट में भी इसके बारे में वर्णन है। तो वो कह रहा है विलियम मैडम कि भारत के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको पढ़ाने वाले आचार्य कितने समाज के काम करते हैं, उसका ये नमूना है। एक वीरभद्र मंदिर है, उसको टेम्पल्स ऑफ पिलर भी कहते हैं। उस मंदिर में बहुत सारे पिलर्स यानी खंबे हैं, पर एक ऐसा पिलर भी है जो हवा में लटका हुआ है, मतलब वह जमीन से टच नहीं होता, मतलब वह मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब उस खंबे को हटाया जा सकता है, पर जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश की गई है तो मंदिर डगमगा गया। ऊपर से तंग होने के बावजूद भी कोई उस खंबे को हटा नहीं सकता। साइंटिस्ट भी आज तक कंफ्यूज हैं। वहां पर मन्नत मांगने का तरीका है, हम पिलर और जमीन के बीच में से एक चुन्नी के कपड़े को निकालते हैं और इस प्रकार मन्नत मांगते हैं। लोग मानते हैं कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है, किंतु हमें ये याद रखना चाहिए ऋषि कर्णाद ने परमाणु की खोज की थी। आप लोग क्या मानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी की डिस्कवरी वेस्ट में हुई थी? नहीं, लगभग 3500 साल पहले आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी, कटे अंग को जोड़ना, टूटी हड्डी को जोड़ना आदि सिद्धांतों को सिखाया था। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करने के कई तरीके सिखाए हैं। सुश्रुत संहिता का आधार बनाकर पूरे विश्व में प्लास्टिक सर्जरी सीखी। दुनिया का पहला व्याकरण भी भारत के पाणिनि ने लिखा है। उन्होंने अष्टाध्याय नामक पुस्तक में 4000 सूत्र लिखे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मिस्टर पॉल किपास्की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिस्टर लेनॉर्ड बूमफील्ड ने भी अष्टाध्यायी की बहुत तारीफ की है। उन्होंने उसकी कॉन्शियसनेस, रिचनेस और सिंप्लिसिटी की बहुत पसंद करी है। इतने कम शब्दों में लिखना बहुत कठिन है,